गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों आज हमारा चलेगा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या है फोर्स एंड प्रेशर। पहले हम बात करते हैं फोर्स की। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या उसको पुल करने की कोशिश करते हैं, मतलब पुल मतलब खींचने की कोशिश करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट दैट इज मास और उस ऑब्जेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो एक वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी फोर्स। ठीक है। सो फोर्स एक्चुअली क्या होता है? एनी पुश एंड पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, एनी पुश एंड पुल, कोई भी पुश, ठीक है, कोई भी पुल जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दे या उसको डिस्प्लेसमेंट कर दे, डिस्प्लेस कर दे, दैट इज नोन एज फोर्स। अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो रहता है, तो हम कहेंगे कि भाई उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। अगर उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मतलब हमने कोई फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया वो तो बेकार चला गया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगर जीरो है तो इसका मतलब है उस पर कोई फोर्स लगे ही नहीं। बट एक्चुअली फोर्स तो लग रही थी, बट उसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना। तो फोर्स हमेशा तभी काउंट होगी जब उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा बहुत इधर उधर हिलेगा, तभी हम काउंट कर सकते हैं फोर्स। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसका कोई वेट ही नहीं है, मतलब बिल्कुल वेटलेस है, ठीक है, बिल्कुल वेटलेस है, मतलब उसका जो कोई भी मास है वो ज़ीरो है, ठीक, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस तो हो जाएगा, है ना। बट अगर उसका मास जीरो है तो m इंटू डी, तो भी तो हमारे पास जीरो आएगी वैल्यू निकल के फोर्स की। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं, क्योंकि उसका मास जीरो था। बट ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं जिसका मास जीरो है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे अवेलेबल है उसमें कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। ठीक है, अगर उसमें मास नहीं है तो फिर वो तो एयर हो गई, वो ऑब्जेक्ट नहीं रहा। एयर में भी इवन मास होता है, ठीक है ना। सो फिर वो जो है ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें मास ही नहीं है तो। दूसरी चीज़ है, फोर्स की जो यूनिट होती है, जैसे यूनिट मतलब हम उसे किस चीज़ में नापते हैं, तो डेट इज न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ठीक, डेकामीटर, ऐसी जो फोर्स है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में। बेसिकली ये न्यूटन क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस, ओके, केजी इनटू मीटर। सो मास इनटू डिस्टेंस इज न्यूटन। सो किलोग्राम इनटू मीटर विल बी इक्वल्स टू न्यूटन। देखिए, मास की जो यूनिट हो गई वो हो गई किलोग्राम, ठीक है, और डिस्टेंस की जो यूनिट हो गई वो मीटर हो गई। सो किलोग्राम इंटू मीटर इक्वल्स टू होता है न्यूटन के। तो दिस इज नोन एज यूनिट ऑफ द फोर्स। अब हम बात करते हैं यूनिट के बाद, ठीक है, अभी आपके लेवल तक ही हम रखेंगे इसको, हायर लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर हमने फोर्स तो समझ लिया क्या होता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, इधर से इस ऑब्जेक्ट को देवेंद्र खींच रहा है, इधर से इस ऑब्जेक्ट को समर खींच रहा है, ठीक है, देवेंद्र अपनी तरफ को खींच रहा है, समर भी इसे अपनी तरफ को खींच रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ करेगा? ये ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगी। जैसे अगर देवेंद्र की तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रही है तो भाई ये ऑब्जेक्ट देवेंद्र की तरफ को थोड़ा खिसक जाएगा,
और अगर समर की सर तरफ ये से न्यूटन, ज़्यादा, सर इस चीज को न्यूटन पे मेजर करते हैं सर। जैसे मैंने सर 8 न्यूटन का सर फोर्स लगाया, और हाँ, सर समर ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सर समर की तरफ जाएगा सर, क्योंकि हम्म, न्यूटन पे बेस करता है पूरी फोर्स। चलिए इसको हम समझ सर लेते ये हैं बेटा। चैप्टर सर ये वाला चैप्टर मैम ने पढ़ा दिया है, इससे आगे बहुत है ओके ओके, अच्छे से। चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। देखिए बेटा, अगर जैसे दोनों तरफ से फोर्स लग रही है और अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं हिलता है, मतलब वो अपनी ही पोजीशन में रहता है, वो ना तो हम देवेंद्र की तो तरफ सर जाता तो है फिर ना समर की तरफ जाता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में सर है। जैसे मेरे तरफ से, ठीक है। सर मेरे तरफ से भी 10, उसकी तरफ से 10 सर, तो फिर कहीं नहीं जाएगा वो। हाँ, तो मतलब इस समय हम क्या कहेंगे कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, डेट इज फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम। दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं हिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो हमारा जीरो है। नेट फोर्स एक्चुअली क्या होता है बेटा, अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, नेट फोर्स अगर कभी जीरो होता है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। ये अक्सर तब होता है जैसे आप लोग किसी भी वॉल के अगेंस्ट पुश करते हैं, जैसे कोई भी अगर एक वॉल है, जैसे ये दीवार है, तो जब आप दीवार को पुश करते हो तो दीवार भी आप पे उतना ही फोर्स लगा रही होती है जितना फोर्स आप लगा रहे होते हो उस पर। तो इसी वजह से दीवार जो है अपनी पोजीशन में रहती है, वो हिलती नहीं है। यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स एन एफ, वो हमारा ज़ीरो होता है, और हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर नेट फोर्स, देखिए नेट फोर्स एक्चुअली होता क्या है, नेट फोर्स इज ए डिफरेंस ऑफ फोर्सेस। नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स? डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। जो भी फोर्स लगाई जा रही है उनका डिफरेंस होता है, डेट इज नेट फोर्स। सो नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड। सपोज देवेंद्र लगा रहा है यहाँ से 12 न्यूटन की फोर्स, समर लगा रहा था यहाँ से 15 न्यूटन की फोर्स, तो नेट फोर्स है हमारी कितनी हो जाएगी? डिफरेंस, मतलब ग्रेटर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू, तो ये हो गई नेट फोर्स 3 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा समर की तरफ को खिसक जाएगा, क्योंकि समर ने इस पर 3 न्यूटन की फोर्स एक्स्ट्रा लगाई। ठीक है, तो जिस तरफ से 3 न्यूटन की फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी, ये ऑब्जेक्ट उस तरफ को खिसक जाएगा। ठीक, तो दिस 3 न्यूटन इज आर नेट फोर्स। ओके, सो ये थी हमारी बात फोर्स की, फोर्स के डिफरेंस की, इक्विलिब्रियम की। अब हम बात करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कोई बहुत ही बड़ी टर्म नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि कोई बहुत ही खतरनाक सी टर्म नहीं है, बहुत ही बेसिक सी टर्म है। डेट इज कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं, जैसे कि हमने बोला 3 न्यूटन की फोर्स हमने लगाई, तो ये जो 3 न्यूटन है ये फोर्स है, और ये इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स कितनी लगाई जा रही है, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, सिंपल। सो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कि कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर देखिए बेटा, किसी भी फोर्स की अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे तो फोर्स भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लीजिएगा, अभी से हम एग्जांपल से भी समझेंगे। इफ डायरेक्शन और डायरेक्शन या फिर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स उस पर अप्लाई की जा रही है, ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अगर वो चेंज हो जाता है, चेंजेस, सो फोर्स विल ऑल्सो गेट चेंज। ठीक है, उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, इट्स इफेक्ट विल ऑल्सो चेंज। कैसे, इसको हम समझेंगे। इट्स अफेक्ट, उसका प्रभाव भी चेंज हो जाएगा, अफेक्ट विल ऑल्सो चेंज्ड, ऑल्सो गेट चेंज्ड। ये कैसे होगा, इसको भी हम समझेंगे, ऑल्सो गेट चेंज। देखिए, अभी हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं।
जैसे अब देवेंद्र और समर एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, भाई समर ने ज़्यादा फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट समर की तरफ को खिसक जाएगा। पर अगर क्या हो कि दोनों के दोनों ही एक ही डायरेक्शन में आ जाए, दोनों के दोनों ही एक ही डायरेक्शन में आके फोर्स लगाने लगे, भाई समर जिस जिस डायरेक्शन से समर लगा रहा था उसी डायरेक्शन से देवेंद्र ने भी लगाया, जिस डायरेक्शन से देवेंद्र लगा रहा था उसी से समर ने लगाया। अब क्या होगा, अब इसका इफेक्ट अलग हो जाएगा बिल्कुल। पहले भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा था क्योंकि देवेंद्र इस तरफ से समर ज़्यादा लगा रहा था फोर्स, अब ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। और इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इस पर टोटल लग रहा है 27 न्यूटन का फोर्स। तो 27 न्यूटन के फोर्स की तरफ को ये खिसकता चला जाएगा। ठीक है, सो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड वैल्यू को चेंज कर दें या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दें तो फोर्स भी चेंज हो जाता है। देखिए ये तो हमने डायरेक्शन का एग्जांपल समझ लिया कि अगर हमने डायरेक्शन चेंज करी, पहले भाई समर इस डायरेक्शन में था, अभी वो भी उठ के इधर आ गया है ना, तो हमारा फोर्स जो है बिल्कुल चेंज हो गया, अभी इधर की तरफ लग रहा है टोटल फोर्स। और अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। देखिए पहले समर लगा रहा था 15 न्यूटन की फोर्स, अभी सपोज समर लगा रहा है केवल 5 न्यूटन की फोर्स और देवेंद्र लगा रहा था 12 न्यूटन की फोर्स। तो पहले ऑब्जेक्ट समर की तरफ खिसक रहा था, अब वो ऑब्जेक्ट देवेंद्र की तरफ खिसकने लगेगा क्योंकि नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा 7 न्यूटन का। ठीक है, जो कि देवेंद्र की तरफ से ज़्यादा लग रहा है, इसलिए अब ऑब्जेक्ट पहले देवेंद्र समर की तरफ खींच रहा था, अब देवेंद्र की तरफ खींचने लगेगा। समझ में आया बेटा? बेटा आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक, बच्चा पार्टी। चलिए नाउ हम ये समझते हैं, देखिए बेटा फोर्स जो है ना, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट की पोजीशन में लेके आ सकता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। डेफिनेशन तो आपने ऑलरेडी लिखी होगी है ना, डेफिनेशन तो आपने ऑलरेडी लिखी हुई होगी। ठीक है, सो फोर्स जो है किसी भी बॉडी में ऑब्जेक्ट में मोशन लेके आ सकता है ना, और किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है, मतलब उसको रेस्ट में भी लेके आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है अब आप कहोगे सर हम दीवार में फोर्स लगा रहे थे, दीवार तो मोशन में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बेटा वहाँ पे जो फोर्स दीवार की तरफ से लग रहा था वो ज़्यादा था, इस वजह से दीवार मोशन में नहीं आई, वो रेस्ट में बनी रही। देखिए ये डिपेंड भी करता है कि आपने जो फोर्स लगाई है वो टोटल फोर्स से ज़्यादा है या कम है, या फिर जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो दूसरी तरफ से भी उस फोर्स पे, उस तरफ से दूसरी तरफ से जितनी फोर्स लग रही है वो आपकी फोर्स से ज़्यादा है या कम है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि चीज़ें मोशन में आएगी या नहीं आएगी। जैसे हम बात कर रहे थे, देवेंद्र को गुस्सा आया एक दिन, देवेंद्र को जो है पापा ने मना कर दिया उसको सब्जी सब्जी लेने के लिए जाने के लिए साथ में, है ना। देवेंद्र जिद करता है कि पापा मेरे को भी, मैं भी सब्जी लेने चलूँगा आपके साथ, बट अंकल सर ने मना कर दिया कि नहीं, सब्जी मैं आज अकेला लाऊंगा और मैं अपनी पसंद की लाऊंगा, तुझे मेरी पसंद की सब्जी खानी है। तो देवेंद्र ने आगे मारा दीवार पे एक घूसा, पंच मारा दीवार पे, और पंच से क्या हुआ, दीवार को हुआ कुछ भी नहीं, बट देवेंद्र का जो हाथ था उस हाथ का बन गया कचूमर, मतलब हाथ का बिल्कुल हड्डी पसली बराबर हो गई, हाथ मुड़ गया है ना, तो देवेंद्र का हाथ में लग गई चोट। पशु आहार। ठीक है बेटा, म्यूट कर लीजिए अपना माइक। तो देवेंद्र के हाथ में लग गई चोट। क्यों? क्योंकि भाई जब देवेंद्र को गुस्सा आया उसने दीवार में घूसा मारा, तो उस दीवार ने जितने देवेंद्र ने फोर्स लगाई थी उतनी फोर्स उसने भी लगा दी, क्योंकि दीवार तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, पर देवेंद्र के जो हाथ में है जो नाजुक सी कलाइयाँ हैं वो कलाइयाँ मुड़ गई, देवेंद्र की चोट लग गई। बट वहीं एक दिन क्या हुआ, समर के साथ भी बिल्कुल सेम सिनेरियो हुआ, है ना। समर को भी, समर ने बोला कि पापा आज मैं भी जो है ना आपके साथ जो है मंदिर जाऊंगा, मुझे भी पूजा करनी है। पर समर का उस दिन स्कूल भी था, तो सर ने बोला नहीं आज आप स्कूल जाओगे, नेक्स्ट टाइम आप मंदिर चलोगे जिस दिन आपकी छुट्टी होगी। तो अब आया समर को गुस्सा, नहीं समर ने बोला आपने मुझे मना किया, ठीक है। तो समर ने मारा घूसा, पर समर ने दीवार पे नहीं मारा, समर ने मारा तकिया पे, है ना, पिलो पे। पिलो भी किसकी, कॉटन वाली, रुई वाली, है ना, भरी हुई तकिया नहीं, हल्की सी, ठीक है, रुई वाली कॉटन वाली तकिया में मारा। और तकिया पे जब घूसा मारा, तकिया यहाँ से उड़ के आ गया इस तरफ, इतनी दूर उड़ के पहुँच गया। तो बट समर को कुछ नहीं हुआ, तकिया के पेट वेट से थोड़ी बहुत रुइयाँ भी बाहर बाहर गिर गई निकल के, है ना, पेट फट गया तकिया का। बट वो बात तो अलग है, फिर समर की मम्मी ने उसको बहुत मारा, है ना, तकिया ही तकिया मारा मुँह पे समर के।
बट उस टाइम पे समर को कुछ नहीं हुआ था, बाद में उसका एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना, वो न्यूटन्स का लॉ है, वो बाद में पढ़ेंगे, है ना, बाद में जब न्यूटन वाला टॉपिक आएगा। तो ये हुआ फिलहाल। चलिए बेटा आगे देखिए फिर। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है और उसे रेस्ट में भी ला सकती है, बट कब लाएगी, जब वो फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स है, जो उस पर पहले से उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उससे ज़्यादा हो। ठीक है। अब गाड़ी में आप बैठोगे, तो अगर गाड़ी में बैठ के आप सीधा एक्सीलरेटर दोगे बिना गाड़ी को स्टार्ट करे हुए, एक्सीलरेटर आपने दिया उसको बिना गाड़ी को स्टार्ट करे, तो गाड़ी हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी जो है ऑब्जेक्ट है ना, और वो उस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी हिल नहीं पा रही है। फिर आपने क्या किया, गाड़ी को किया स्टार्ट। तो जब गाड़ी को स्टार्ट करके दोबारा से एक्सीलरेटर दिया तो फिर गाड़ी आगे चलने लगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने जब उस पर एक्सीलरेटर स्टार्ट करके दिया ना, तो गाड़ी के इंजन ने उस गाड़ी पे लगाया फोर्स, और वो फोर्स गाड़ी पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से गाड़ी आगे की तरफ चल पड़ी। ठीक है। ऐसे ही बेटा रेस्ट के केस में, अगर गाड़ी जो है चल रही है, आप उसमें ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी धीरे धीरे रुकने लगेगी, अगर ज़्यादा तेज़ी से मारोगे तो एकदम से रुक जाएगी, है ना। पर अगर आपने ब्रेक मारे, सपोज ब्रेक हो गए फेल, तो क्या गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि उस पर तो कोई, उसके पहियों पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगा, क्योंकि उस समय पे ब्रेक क्या हो गए थे? फेल। तो ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकते हैं और रेस्ट में भी ला सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, कल हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे।